दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक यहाँ देखें तो हो जाएगा भारत का संवैधानिक विकास, और 40 MCQ पर चर्चा करेंगे। और पाठ हमारा है क्लास नंबर 39। तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपी पुलिस, RO SSC GD या अन्य जो UPSSC या PCS के थ्रू होने वाली क्लासेस हैं, या SSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए 1773 में, बी 1774 में, सी 1785 में, डी 1793 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। इसकी व्याख्या सबसे पहले जैसे कि दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ए 1757 में, बी 1765 ईस्वी, सी 1773, डी 1793। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर ए 1753, बी 1757, सी 1764, डी 1773। तो यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो रहा है या अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी 1813 का चार्टर अधिनियम, डी 1833 का 1833 का अधिनियम। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसके अंतर्गत, यहाँ पर आप लिख किसके अंतर्गत प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय
किसके अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान अधिनियम 1950। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था तथा यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मास्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1858 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ई इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ए एलिजा इम्पे, बी कोर्टनी एल्बर्ट, सी फिलिप फ्रांसिस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1786 का एक्ट, डी 1813 का एक्ट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी 1786 का एक्ट। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या यहाँ पर पहले देखेंगे। दिया गया है 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1786 का एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1786 का एक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ए 1793 में, बी 1803 में, सी 1813 में, डी 1833 में। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी 1813 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। इन चारों ऑप्शनों में से जैसा कि सभी लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चाय और चीन को छोड़कर जो व्यापार के साथ समझौता हुआ 1813 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? ए 1793 का चार्टर एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट, डी 1853 का चार्टर एक्ट, ई इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ए इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। बी इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। सी इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। डी इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने भारत के औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बड़ा बीड़ा उठाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो यहाँ पर देखते हैं। पहला दिया गया है ए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। तो यह था। कौन सा नहीं था वह हमको देखना है। तो देखते हैं 3 ऑप्शन और यहाँ पर और ऑप्शन बी वाला दिया गया है, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। तो यह भी बिल्कुल था। अगला देखते हैं, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। तो यह भी इसमें था। चौथा चेक कर लेते हैं, डी गवर्नर जनरल की काउंसिल में बिन सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो यह नहीं था, इसलिए हमारा सही उत्तर यहाँ पर यही हो जाए, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा नहीं था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को।
दिया गया है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया, अतः विकल्प डी असत्य है। अगला प्रश्न दिया गया है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ए. एचसन आयोग द्वारा, बी. हाउस आयोग द्वारा, सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। चारों ऑप्शन इसमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी और व्याख्या है इसकी। दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ए. 1833 में, बी. 1853 में, सी. 1858 में, डी. 1882 में। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. 1853 में। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। जैसा कि दिया गया है 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है? ए. चार्टर एक्ट 1793, बी. चार्टर एक्ट 1813, सी. चार्टर एक्ट 1853, डी. चार्टर एक्ट 1833। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. चार्टर एक्ट 1853। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखेंगे इसकी छोटी सी। जैसा कि दिया गया है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला
प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? ए 1922, बी 1923, सी 1924, डी 1925। यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ए 1922। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, या इसकी पहले व्याख्या देख लेंगे हम। दिया गया है, वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग EPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC कर दिया गया। और यह EPSC से चेंज होकर कब UPSC बदला गया था तो 1950 में। यह बस इतना ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसको कोड के माध्यम से मिलाते हैं। सबसे पहले मिलाएंगे, फिर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालेंगे। तो जैसा कि पहला दिया गया है ए, सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784 यानी कि ए का 2। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम एक बार। दिया गया है ए का 2। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो यह हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। सी दिया गया है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह चार्टर अधिनियम 1813 यानी कि सी का 3 ही है। तो बचा हमारे पास डी, तो यह गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो यह डी का 4 हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1833 यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो कोट में यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है ए का 2। ए का 2 किसमें है? तो पहला ऑप्शन कट जाएगा और तीसरा कटेगा। ए का 2, बी का 1, तो यहाँ बी का 1 यहाँ पर मिलेगा, ये सही है। सी का 3, डी का 4, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर या व्याख्या पर। दिया गया सही सुमेलन इस प्रकार है, कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, बसने तथा कार्य करने का अनुमति चार्टर अधिनियम